हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी 5 एमसीक्यू सीरीज के अंदर। और माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि जुड़े हैं इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम से। पीपल एंड एनवायरनमेंट से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी कॉमर्स की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। तो यहां पे पहला सवाल हमारे पास है, द टर्म इकोलॉजी वाज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। हमारा जो टर्म इकोलॉजी है वो यहाँ पे दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। तो कौन से वर्ड से बना हुआ है ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है भाई कौन से वर्ड्स हैं। ओइकोस और लोगोस, देखो दो वर्ड्स हैं, एक है ओइकोस और एक है लोगोस। ये तो आपको क्लियरली बता दिया। अब इन दोनों के मीनिंग क्या क्या है ये आपको यहाँ पे पहचानना है। तो एक बार ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और अपना आंसर सोचिए क्या होना चाहिए। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपने सोचा था कि आंसर ऑप्शन बी होगा, तो आपका आंसर यहां पे बिल्कुल सही है। तो ओइकोस का मतलब होता है होम यानी कि घर, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं घर की। किसके घर की? इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, जो लोगों के घर हैं, हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबके घरों की हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी स्टडी हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इकोलॉजी के अलग अलग कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं, अलग अलग लेवल्स पे हम इकोलॉजी को पढ़ते हैं। हम इंडिविजुअल को पढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, फिर उनसे पॉपुलेशन बनती है, फिर कम्युनिटी बनती है, फिर इकोसिस्टम बनता है, फिर हमारा बायोम बनता है, और फिर हमारा बायोस्फीयर बनता है। तो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और इनके अंदर हम अपनी जो इकोलॉजी है उसे स्टडी करते हैं। अगला सवाल है, असर्शन दी गई है, एनर्जी फ्लोज थ्रू द ट्रॉफिक लेवल्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल्स इज मल्टी डायरेक्शनल। रीजन दिया, एनर्जी लेवल डिक्रीजेस फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल अपवर्ड्स ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एट ईच ट्रॉफिक लेवल। तो प्यारे दोस्तों, आप फूड चेन के बारे में तो जानते ही है ना। फूड चेन के बारे में जानते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, ग्रास होगी। ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास को गोट खाएगा, गोट को अल्टीमेटली टाइगर खाएगा। तो ऐसी फूड चेन हमारे पास होती है। इसमें अलग अलग लेवल्स भी आपके हो सकते हैं। हो सकता है बीच में आपके कोई और जानवर आ जाए, बीच में रैट भी आ जाए, बीच में कैट भी आ जाए, तो आपकी फूड चेन थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। तो अलग अलग लेवल्स जो हमारे हैं इन्हें ट्रॉफिक लेवल्स कहा जाता है। जैसे ये ट्रॉफिक लेवल 1 हो गया, ये ट्रॉफिक लेवल 2 हो गया, और ये ट्रॉफिक लेवल आपका जो है यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इन्हीं ट्रॉफिक लेवल्स पे आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको इनका आंसर देखते हैं, आप कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो देखो जी, असर्शन वाली जो स्टेटमेंट यहां पे दे रखी है वो गलत दे रखी है। यहां पे कह रहे हैं कि एनर्जी फ्लो जो है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। देखो एनर्जी आपकी कहां से कहां फ्लो करेगी, एक लेवल से दूसरे लेवल पे फ्लो करेगी। ग्रास से आपकी एनर्जी जो है वो गोट पे फ्लो करेगी। क्या गोट से एनर्जी ग्रास पे फ्लो करती है? नहीं करती। तो आपका जो एनर्जी फ्लो है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल, इट इज यूनी डायरेक्शनल, ना कि मल्टी डायरेक्शनल। और इसके अलावा जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कम होती जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे हमारी एनर्जी केवल 10% ही ट्रांसफर हो रही है। 100% प्रोड्यूसर्स के पास थी, फिर 10% कंज्यूमर्स के पास गई, फिर आगे 1%, फिर 0.1, फिर 0.01%। और आपकी जो बैलेंस एनर्जी है इट इज लॉस्ट एज हीट इन द एनवायरमेंट। तो यहाँ पे आपका जो एनर्जी लेवल है वो डिक्रीज होता रहता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। तो आपकी जो असर्शन है वो यहाँ पे गलत हो जाएगी। रीजनिंग आपकी यहाँ पे बिल्कुल सही है, और इसीलिए आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी का। तो आइए जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इकोटोन? मैंग्रोव फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एस्चुरी, मार्शलैंड। तो इकोटोन का मीनिंग अगर आपको पता चल जाए तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाने वाला है। तो सोचिए इकोटोन का मीनिंग अगर आपने पढ़ा है तो क्या है इसका मीनिंग, और फिर मार्क कीजिए अपने आंसर्स को।
तो माय डियर फ्रेंड्स, इको टोन की अगर बात करें तो बेसिकली टोन जो है वो आपका बेसिकली ट्रांजिशन एरिया को डिनोट कर रहा है। तो टोन इज द ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू कम्युनिटीज। तो यहाँ पे आपका कुछ अलग है, यहाँ पे आपका कुछ अलग है, और बीच का ट्रांजिशन एरिया जो है उसे इको टोन यहाँ पे कहा जाता है। तो जैसे बताया गया कि आपके जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, यहाँ पे आपका टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है, यहाँ पे आपकी जमीन है, यहाँ पे आपका पानी है, मेरीन इकोसिस्टम है, उसका जो बॉर्डर होगा वहां पे आपको मैंग्रोव्स देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही कहा गया कि आपके जो ग्रासलैंड है वो भी इकोटोन है। तो एक तरफ आपके जो है वो घने जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, और एक तरफ आपका जो है डेजर्ट है, और बीच में उनके जो इकोटोन है दैट इज ग्रासलैंड। ऐसे ही यहाँ पे आपकी एस्चुरी जो है वो भी एक इकोटोन है। आपका जो मार्श लैंड है, जो दलदल वाला एरिया होता है, सूखा एरिया और गिले एरिया के बीच का जो एरिया है उसे मार्श लैंड बोलेंगे, आप दलदल बोलेंगे। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन। तो सभी आपके ये इकोटोन बनेंगे और आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ऑल आर ट्रू का। चलिए, तो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड? पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, और पिरामिड ऑफ एफिशिएंसी। तो अगेन हमने डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड का। तो देखते हैं आप इसका आंसर कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं। तो पिरामिड बेसिकली आपके पास ऐसा पिरामिड है, जैसे हमने पीछे देखा था ना ट्रॉफिक लेवल्स की जब बात करी थी, तो ऐसा बेसिकली आपका ये पिरामिड है। तो पिरामिड आपका नंबर का भी हो सकता है, यहाँ बेसिकली हम नंबर ऑफ स्पीशीज लिखेंगे कि इस ट्रॉफिक लेवल पे कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, इस पे कितने हैं, इस पे कितने हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास में हम उनका यहाँ पे वेट देखने वाले हैं, वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एनर्जी पिरामिड के अंदर हम एनर्जी देखने वाले हैं कि भाई नीचे कितनी एनर्जी थी, ऊपर कितनी एनर्जी है, ऊपर कितनी एनर्जी है। तो ऐसे हम यहाँ पे एनर्जी फ्लो को देखेंगे। पर यहाँ पे पिरामिड ऑफ एफिशिएंसी कोई नहीं होता हमारा, और इसीलिए आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा यहाँ पे बनेगा। चलिए, सवाल अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैव द पोटेंशियल टू बायोमैग्नीफाई? तो बायोमैग्निफिकेशन का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी फूड चेन के लिए बहुत ही हानिकारक कंसेप्ट है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो हमारी फूड चेन में घुस के मैग्नीफाई होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं। पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल्स, हेवी मेटल्स, साइनाइड्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? कौन से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो बायोमैग्नीफाई कर सकते हैं? तो प्यारे दोस्तों, यहां पे सभी वो सब्सटेंसेस हैं जो कि बायोमैग्नीफाई कर सकते हैं, हमारी फूड चेन के अंदर जा सकते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा सकते हैं, और यहां पे वो उनका जो लेवल है वो यहां पे मैग्नीफाई कर सकता है। तो ये सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि बायोमैग्नीफाई हो सकते हैं। पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स ये आपके ट्रांसफॉर्मर्स में इस्तेमाल होते हैं। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। हेवी मेटल्स आपके मरकरी, कॉपर, कैडमियम वगैरह, और आपके साइनेट्स जो कि फिशिंग और गोल्ड के अंदर, गोल्ड लीचिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो इन सब में पोटेंशियल है बायोमैग्निफिकेशन का। तो आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव का बनेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन। यहाँ पे आपके लिए होमवर्क का सवाल है, इसका आंसर आपको देना है इस वीडियो पे कमेंट करके। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।